बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे डिफाइन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी, उसके अलावा डिस्क्राइब टाइप्स एंड क्लिनिकल फीचर्स, डिस्कस मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस एंड एक्सप्लेन नर्सिंग इंटरवेंशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती क्या है। Soft tissue injury refer to trauma or damage to muscles, tendons, ligaments, fascia and blood vessel without fracture of bone। यानी जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हमारे पास होती है वो मसल्स में हो सकती है। टेंडन्स क्या होते हैं हमारे पास, मसल्स को बोन से जो जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं टेंडन्स। उसके अलावा लिगामेंट्स हो गए, लिगामेंट्स क्या होते हैं, बोन को बोन से जो जोड़ते हैं वो हमारे पास लिगामेंट कहलाते हैं। उसके बाद फेशिया आता है। फेशिया क्या हमारे पास कवरिंग लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है। उसके अलावा ब्लड वेसल्स, यानी सिंपल अल्फाज में अगर हम बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वो इंजरी होती है, वो चोट होती है जो मसल्स और उसके सराउंडिंग में जितने भी टिश्यूज़ हैं जिनकी अभी हमने बात की कि टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, फेशिया हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन सब के अंदर अगर चोट लग जाए लेकिन बोन इसके अंदर सेफ हो, बोन बिल्कुल प्रोटेक्ट हो, बोन में कोई फ्रैक्चर ना हो, तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। और ये हमारे पास एक्यूट भी होती है और क्रॉनिक भी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट की। एक्यूट को हम बोलते हैं सडन, यानी ये अचानक से हो जाती है। और ये कैसे होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन अगर गिर जाता है तो उसको चोट लग जाए, या अगर ट्विस्ट आ जाए, या खेलते वक्त एंकल जो है वो मुड़ जाए, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इनके अंदर सिम्टम्स क्या देखने को नज़र आएंगे। एक्यूट के अंदर पेशेंट को जो है पेन होगा, उस एरिया में सूजन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जहाँ मसल्स के अंदर इंजरी हुई है, चोट लगी है। उसके अलावा ब्रूज यानी नील पड़ जाना, नील पड़ जाएगी वहाँ पे। और सबसे मेन चीज़ जो होती है वो मूवमेंट के अंदर मुश्किल होती है। अगर हम बात करें क्रॉनिक, जिसको हम ओवर यूज़ भी बोलते हैं, यानी क्रॉनिक इंजरी, तो ये चोट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है जब एक ही मूवमेंट बार बार की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा वॉकिंग करना, रनिंग करना, या रिपीटेड लिफ्टिंग करना, यानी जब भी कोई काम बार बार कर रहे होते हैं, मूवमेंट बार बार कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है वो क्रॉनिक इंजरी हो जाती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं इसमें क्या देखने को नज़र आता है कि आहिस्ता आहिस्ता पेन स्टार्ट होता है, और जो कि कांस्टेंट हल्का पेन हर वक्त रहता है, और कभी कभी स्टिफनेस भी होती है। तो ये हमारे पास क्रॉनिक या ओवर यूज इंजरी है। इसके अलावा हम सिंपल से एनाटॉमी फिजियोलॉजी को यहाँ रिव्यू करेंगे। इसमें पहले हमें बता रहे हैं मसल्स। तो मसल्स का फंक्शन क्या होता है, ये मूवमेंट और पोस्चर्स के अंदर जो है हेल्प करते हैं, पोस्चर को मेंटेन करते हैं। मसल्स जो है हमें चलने, उठने, बैठने, हाथ पैर हिलाने में मदद करते हैं। अगर मसल्स ना हों तो बॉडी जो है वो मूव नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल जो बाइसेप मसल हैं ये हमें हाथ को बेंड करने में मदद करते हैं। बैक मसल जो हैं वो सीधा खड़ा रहने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए मसल जो है वो मूवमेंट और पोस्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेंडन्स। टेंडन्स क्या है, टेंडन्स जो है वो मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं। टेंडन एक स्ट्रॉन्ग रस्सी या रोप की तरह होते हैं जो कि मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ते हैं, और जब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो टेंडन के थ्रू ही मूव करते हैं। ईजी अल्फाज में अगर हम इसकी बात करें तो मसल्स की जो फोर्स है वो बोन तक टेंडन के ज़रिए ही जाती है। उसके बाद हमारे पास है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज जॉइंट, यानी लिगामेंट्स हमारे पास जॉइंट्स को स्टेबल करने में हेल्प करता है। लिगामेंट बोन को बोन के साथ जोड़ता है और ये जॉइंट को ज़्यादा हिलने से बचाता है और स्टेबिलिटी देता है। इसके अलावा फेशिया है। फेशिया क्या कह रहे हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। फेशिया एक कवरिंग लेयर होती है जो कि मसल्स और ऑर्गन के सराउंड होती है, और ये सपोर्ट और शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है। यानी सिंपल अल्फाज में बात करें तो फेशिया जो है वो बॉडी का एक रैपिंग कवर होता है। उसके बाद हम बता रहे हैं कि हीलिंग डिपेंड्स ऑन ब्लड सप्लाई, यानी मसल्स हील फास्टर, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हील स्लोली। इसमें हमें ये बता रहे हैं कि जो मसल्स हैं वो फास्ट हील हो जाते हैं अगर उनमें कोई इंजरी होती है। मसल्स क्यों फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जल्दी मिलते हैं और हीलिंग फास्ट होती है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स जो हैं वो स्लोली हील हो रहे होते हैं। स्लोली क्यों होते हैं, इनमें ब्लड सप्लाई कम होती है, इसलिए इनका जो रिपेयर प्रोसेस है वो भी स्लो होता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। इसमें हमें बता रहे हैं एक्यूट इंजरीज़। एक्यूट इंजरीज़ वो इंजरी होती है जो कि सडनली होती है, जैसे कि गिर जाना, स्लिप हो जाना, या स्पॉट इंजरी हो गई। तो इसके अंदर हमें बता रहे हैं स्प्रेन। स्प्रेन यानी लिगामेंट्स इंजरी होती है।
लिगामेंट्स हमने अभी बात की थी कि बोन को बोन से जोड़ते हैं। जब जॉइंट ज़्यादा मुड़ जाए या ट्विस्ट हो जाए तो लिगामेंट स्ट्रेच हो जाते हैं या टेयर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एंकल अगर मुड़ जाता है तो जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो इसके अंदर होता है क्या है, सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, पेन होता है, सूजन होती है, जो जॉइंट है वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल लग रहा होता है। तो स्प्रेन जो है, स्प्रेन के अंदर क्या होता है, लिगामेंट्स के अंदर अगर चोट आ जाए तो उसको हम बोलेंगे स्प्रेन। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, ये मसल्स या टेंडन इंजरी होती है। स्ट्रेन और स्ट्रेन के अंदर अक्सर कन्फ्यूजन होती है। तो स्ट्रेन है, अगर हम इसको ईजी अल्फाज में देख लें तो स्ट्रेन के अंदर हमारे पास टी का वर्ड्स आता है, तो टी फॉर टेंडन, और स्ट्रेन के अंदर भी टी यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि जो स्ट्रेन है वो टेंडन्स और मसल्स की इंजरी होती है, और जो स्प्रेन है वो लिगामेंट्स की इंजरी होती है। ज़्यादा वेट उठाने या सडन मूवमेंट की वजह से टेंडन्स में इंजरी होती है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो इसके अगर हम सिम्टम्स देखें तो इसके अंदर क्या होगा, मसल्स में पेन होगा, वीकनेस होगी, मूवमेंट में डिफिकल्टी होगी। इसके अलावा हमारे पास है कंट्यूजन यानी ब्रोइज। कंट्यूजन हमारे पास क्या होता है, ये आम जुबान में हम बोलेंगे इसको नील पड़ जाना। ये डायरेक्ट चोट की वजह से होती है। स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं, जब वो ब्लड वेसल जो है वो रेप्चर हो जाएं तो क्या होता है, वहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से ब्लू या पर्पल मार्क बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं नील पड़ जाना। तो उसे हम कहेंगे कंट्यूजन यानी ब्रूज हो जाना। तो ये जो थी हमारे पास, ये एक्यूट इंजरी थी जो कि अचानक से होगी, सडन होगी। उसके बाद हमारे पास आती है क्रॉनिक इंजरी। तो क्रॉनिक इंजरी जो है वो ओवर यूज से होती है, यानी जब एक ही मूवमेंट बार बार की जाए तो उसकी वजह से क्रॉनिक इंजरीज हो सकती हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है टेंडिनाइटिस। टेंडिनाइटिस क्या है, हमारे पास टेंडन की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। इसके सिम्टम्स में हम अगर बात करें तो क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा, मूवमेंट पर असर पड़ेगा, कोई भी वो मूवमेंट करेगा, मूवमेंट की वजह से पेन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा क्रॉनिक इंजरीज के अंदर हमारे पास आता है बर्साइटिस। बर्साइटिस क्या है, बर्सा की इन्फ्लेमेशन है। बर्सा एक स्मॉल फ्लूइड फिल सेक होते हैं जो कि जॉइंट में फ्रिक्शन का काम कर रहे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर या ओवर यूज़ होता है तो बर्सा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बर्साइटिस। इसकी अगर हम सिम्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा, जॉइंट में पेन होगी, सूजन हो जाएगी, मूवमेंट में दर्द होगा, जैसे कि शोल्डर बर्साइटिस हो जाती है। तो अगर हम इनका अगर क्विक रिव्यू करें तो हमने अभी पढ़ा कि एक्यूट इंजरीज होती हैं, क्रॉनिक इंजरीज होती हैं। एक्यूट इंजरी वो इंजरी होती हैं जो कि सडन हो जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्प्रेन और स्ट्रेन आता है और कंट्यूजन आता है। स्प्रेन हमारे पास क्या है, ये लिगामेंट्स की इंजरी है। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन में टी का वर्ड यूज़ हो रहा है और टी फॉर टेंडन्स भी होता है। तो स्ट्रेन जो है वो मसल्स और टेंडन की इंजरी को कहते हैं। कंट्यूजन यानी ब्रूइज क्या होता है हमारे पास, यानी नील पड़ जाना। और क्रॉनिक में हमारे पास आता है टेंडिनाइटिस यानी टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन होगी, बर्साइटिस यानी बर्सा की इन्फ्लेमेशन होगी। तो एक क्विक रिव्यू किया है हमने इसकी क्लासिफिकेशन का। बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। उसमें बता रहे हैं कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जब हमारी बॉडी में होती है तो फ़ौरन रिपेयर प्रोसेस हमारी बॉडी शुरू कर देती है, और ये जो हीलिंग है ये 3 फेज़ में होती है। इसमें सबसे पहला जो फेज़ है वो इन्फ्लेमेटरी फेज़ होता है, जिसका ड्यूरेशन हमारे पास 0 to 72 आवर्स होता है। इन्फ्लेमेटरी फेज़ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो है वो टिश्यू डैमेज होगा। अब टिश्यू डैमेज के अंदर हमारे पास सेल डैमेज हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं वो टूट सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। तो बॉडी इस डैमेज को सिग्नल समझ के रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से इंजरी के फ़ौरन बाद हमारी बॉडी से केमिकल रिलीज़ होते हैं, जिसे हम कहते हैं हिस्टामीन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो हार्मोन है ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं, और ये जो केमिकल हैं ये बॉडी के इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है। हिस्टामीन की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल वो है वो डायलेट हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं, जिसके नतीजे में जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी तो ज़्यादा ब्लड जो है वो इंजरी साइट पर जाता है, और स्किन जो है वो रेड हो जाती है, इसीलिए हमें रेडनेस नज़र आ रही होती है। उसके अलावा जो है वहाँ पर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी ब्लड वेसल जब ज़्यादा होगा, ज़्यादा परमिएबल होता है, यानी फ्लूइड जो है वो टिश्यू के बाहर की तरफ लीक हो जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर सूजन यानी स्वेलिंग नज़र आ रही होती है, यानी इंक्रीज परमिएबिलिटी हो जाती है। और फिर क्या होगा, पेन फील होगा ड्यू टू नर्व स्टिमुलेशन, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन और स्वेलिंग की वजह से नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती हैं, जिसके नतीजे में पेन फील होता है, टेंडरनेस होती है, यानी पेन इन्फ्लेमेशन का साइन है। अगर हम इसको रिव्यू करें तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमारे पास यहाँ 3 फेजेस हैं।
तो पहली फेज़ में हमने देखा सबसे पहले टिश्यू डैमेज होगा, यानी सेल डैमेज हो सकते हैं, ब्लड वेसल, जिसके नतीजे में वहाँ से हमारे पास हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल रिलीज़ होते हैं। ये केमिकल क्या करेगा, इसमें हिस्टामिन वेसल्स को डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो हमें रेडनेस नज़र आती है। और उसके अलावा हमारी जो इंक्रीज़ परमिएबिलिटी हो जाती है, यानी फ्लूइड ज़्यादा बाहर लीक होता है टिश्यू के, जिसकी वजह से स्वेलिंग नज़र आती है। और फिर वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती हैं, जिसकी वजह से पेन फील होता है। तो ये हमने इसका एक क्विक रिव्यू किया। तो दूसरी फेज़ हमारे पास आती है प्रोलिफरेटिव फेज़। तो इसका ड्यूरेशन 3 डेज से लेकर 6 वीक तक चलता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी होती है। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, फाइब्रोब्लास्ट एक स्पेशल सेल होता है जो कि रिपेयर का काम करता है। यानी फाइब्रोब्लास्ट अगर हम बात करें आसान अल्फाज में तो बॉडी के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है। और ये क्या करता है, डैमेज एरिया पर आकर न्यू टिश्यू जो है वो बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद हमें बता रहे हैं कि कोलेजन फॉर्मेशन होता है। क्या है कि फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कोलेजन बनाता है। कोलेजन क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है जो कि टिश्यू को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है। और ये कोलेजन जो है ये एक टेम्परेरी फ्रेमवर्क जैसी होती है जो कि ज़ख़म को फिल करती है। और फिर क्या होगा, हमारे पास न्यू टिश्यू जो है वो रिपेयर हो जाएंगे, यानी न्यू टिश्यू बन जाते हैं, ब्लड सप्लाई जो है वो इम्प्रूव हो जाती है और जो ज़ख़म है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये टिश्यू अभी वीक होता है, इसलिए एक्सरसाइज या हैवी मूवमेंट जो है वो इसमें नहीं करनी होती। उसके बाद हमारे पास थर्ड फेज़ जो है वो रीमॉडलिंग फेज़ होता है, जो कि 6 वीक से मंथ तक चलता है। इसमें हमारे पास क्या है, कोलेजन रीऑर्गेनाइजेशन होती है। कोलेजन रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि जो कोलेजन पहले रैंडमली बना था, अब बॉडी उसको अरेंज करती है और ये फाइबर स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में सेट होते हैं। उसके अलावा स्कार टिश्यू स्ट्रेंथन होती है हमारे पास। इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि स्कार टिश्यू जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी ओरिजिनल टिश्यू जितना 100% स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। यूजली 80 to 90% तक जो है वो स्ट्रेंथ उनकी वापस आती है और उनके जो फंक्शन है वो ग्रेजुअली रिस्टोर हो जाते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता उनके फंक्शन बहाल हो जाते हैं। जैसा कि पेन जो है वो कम हो जाता है, मूवमेंट इंप्रूव हो जाती है, पेशेंट जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन प्रॉपर फिजियोथेरेपी की अभी भी ज़रूरत होती है। तो हम पैथोफिजियोलॉजी का एक क्विक रिव्यू कर देते हैं। इसके अंदर हमने 3 फेजेस को देखा था। फर्स्ट फेज़ हमारे पास थी इन्फ्लेमेटरी फेज़। इन्फ्लेमेटरी फेज़ के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन हो रहा था। उसके अलावा हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़ थी। प्रोलिफरेटिव फेज़ के अंदर क्या है कि न्यू टिश्यू जो है वो बन रहा होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास रीमॉडलिंग फेज़ थी। रीमॉडलिंग फेज़ के अंदर क्या है कि टिश्यू जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। उसके बाद अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पेन। पेन जो है वो इंजरी के फ़ौरन बाद पेन स्टार्ट होता है और मूवमेंट करने से ये पेन बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन और नर्व स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ पर पेन हो रहा है। उसके अलावा स्वेलिंग होती है, क्योंकि इंजरी के बाद जो फ्लूइड है वो वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया फूल जाता है, टाइटनेस फील होती है। रेडनेस होती है, रेडनेस क्योंकि वहाँ पर वेज़ोडाइलेशन हो जाती है और वहाँ ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ रेडनेस नज़र आ रही होती है। टेंडरनेस होती है, यानी वहाँ पेशेंट को उस एरिया पर टच करने से पेन फील होगा। उसके अलावा ब्रूजिंग हो जाती है, यानी नील पड़ जाना। स्किन के नीचे जो है वो ब्लड कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लू, पर्पल या फिर ब्लैक मार्क बन जाते हैं, जिसको हम कंट्यूजन भी कहते हैं। इसके अलावा लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, यानी पेशेंट जो है वो जॉइंट को फुल मूव नहीं कर पाता पेन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से। मसल्स वीकनेस हो जाती है, यानी पेशेंट जो है वो वेट बेयर नहीं कर सकता, कोई वजन नहीं उठा सकता। तो ये हमारे पास कुछ इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले क्लिनिकल असेसमेंट की जाती है, फिर ज़रूरत होती है इन्वेस्टिगेशन की। इसमें सबसे पहले फ़िज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर डॉक्टर या नर्स जो हैं सबसे पहले पेशेंट का प्रॉपर असेसमेंट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास शामिल है इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन, यानी सबसे पहले इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन करके देखेंगे। इंस्पेक्शन में क्या देखते हैं, इंस्पेक्शन में हम देखेंगे कि पेशेंट जो है उसको सूजन हो रही है या नहीं है, रेडनेस तो नज़र नहीं आ रही है, ब्रूज यानी नील तो नहीं पड़ा हुआ, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं होगी है। तो ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट करके देखेंगे। उसके अलावा हम पल्पेट करके देखेंगे। पल्पेट करके क्या देखेंगे, टेंडरनेस चेक करेंगे और टेम्परेचर जो है उसको फील करेंगे। स्वेलिंग जो है वो सॉफ्ट है, हार्ड है। अगर टच करने पर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इंजरी जो है वो कंफर्म हो जाती है।
उसके बाद एक्सरे करवाए जाते हैं। एक्सरे से क्या होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो क्लियरली शो नहीं होते, लेकिन बोन फ्रैक्चर जो है वो रूल आउट हो सकता है। इसलिए अगर पेशेंट को सीवियर पेन हो तो पहले जो है एक्सरे किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास एमआरआई होता है, जो कि सॉफ्ट टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी एमआरआई जो है वो डिटेल इमेज है, जिसके अंदर लिगामेंट्स टेयर हो गए, टेंडन्स इंजरी हो गई, मसल्स डैमेज हो गए। तो एमआरआई जो है वो सॉफ्ट टिश्यू के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड किया जाता है, यानी टेंडन्स इंजरी को देखने के लिए। अल्ट्रासाउंड स्पेशली टेंडन इंजरी के लिए यूज़फुल होता है। तो ये जो है हमारे पास डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट। तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट को सबसे पहले देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे पास इमीडिएट केयर दी जाती है, इसमें राइस के नाम से हम इसको याद करते हैं। राइस की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें हमारे पास आर फॉर रेस्ट है, आई फॉर आइस है, सी फॉर कंप्रेशन है और ई फॉर एलिवेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर फॉर रेस्ट की। यानी इसके अंदर क्या होगा कि जो इंजर्ड एरिया है उसको यूज़ ना करें, उसकी मूवमेंट कम से कम करें। जो पहले 24 से 48 घंटे हैं वो मैक्सिमम बिल्कुल रेस्ट हो। उसके अलावा आई फॉर आइस है। आइस मतलब जो इंजर्ड एरिया है 15 से 20 मिनट तक आइस पैक वहाँ पर लगाएंगे और हर 2 से 3 घंटे के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्किन के ऊपर इसमें आइस अप्लाई नहीं करनी चाहिए, टॉवल्स या क्लॉथ्स के अंदर रैप करके आइस जो है वो अप्लाई करनी होती है। और इसका जो बेनिफिट है वो क्या होगा कि जो सूजन और रेडनेस है वो कम हो जाती है, पेन भी जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा सी फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर क्या है कि इलास्टिक, बैंडेज या फिर रेप से जो है वो इंजर्ड एरिया को कंप्रेस किया जाता है और ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, और वरना ब्लड फ्लो जो है वो रुक सकती है। कंप्रेशन की जो बेनिफिट है वो क्या है कि स्वेलिंग जो है इसको कंट्रोल करता है, सपोर्ट मिल जाती है जॉइंट को। इसके अलावा ई फॉर एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है ऊपर की तरफ उठाना, यानी जो इंजर्ड एरिया है उसको हार्ट लेवल से ऊपर रखना। फिर इसका फ़ायदा क्या होता है, ब्लड और जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वो कम हो जाती है और स्वेलिंग कम होती है। तो ये इजीली राइस के नाम से ट्रिक्ड है, यानी आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आई, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन। तो ये जो राइस है ये क्या करता है, ये स्वेलिंग को कम करता है और जल्दी रिकवरी करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हम बात करें कि ड्रग थेरेपी। जो ड्रग थेरेपी क्या है, तो इसके अंदर हमारे पास एनसेड यानी नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ होती हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं, पेन और स्वेलिंग को कम करती हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास है आइब्रोफिन है, डाइक्लोफेनिक है। और जो एनसेड है ये इन्फ्लेमेशन और दर्द दोनों को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। उसके अलावा हमारे पास एनाल्जेसिक होती हैं। एनाल्जेसिक सिर्फ और सिर्फ पेन को कम करने के लिए होती हैं। ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए होती हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल में हमारे पास पैरासीटामोल आ जाता है। उसके अलावा मसल रिलैक्सेंट होते हैं। मसल रिलैक्सेंट के अंदर हमारे पास है कि मसल स्पाज्म या टाइटनेस हो जाती है, ये उसको रिलैक्स करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ सपोर्टिव मेजर होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्प्लिंट और ब्रेस आ जाती है। ये क्या करते हैं, जो इंजर्ड जॉइंट है उसको सपोर्ट और स्टेबिलिटी देते हैं। मूवमेंट जो है वो लिमिट करते हैं ताकि हीलिंग जो है वो फास्ट हो सके। इसके अलावा फिजियोथेरेपी भी दी जाती है। फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइज, ये रिकवरी के बाद ग्रेजुअल मूवमेंट और स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है, ताकि रेंज ऑफ मोशन और मसल जो है वो स्ट्रेंथ उनकी इम्प्रूव हो सके। और अर्ली कंट्रोल्ड एक्सरसाइज जो है वो स्कार टिश्यू को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यानी आसान अल्फाज में बात करें तो जो फिजियोथेरेपी है वो इंजरी के बाद फंक्शन जो है वो वापस लाने के अंदर बेस्ट तरीका है। बाद हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जैसे कि हमने राइस, ड्रग्स, फिजियोथेरेपी पढ़ा था, उससे रिकवरी नहीं होती है, इंजरी बहुत सीवियर होती है, तो तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन में हमारे पास क्या आता है, कंप्लीट टेयर हो जाए, यानी जब टेंडन या लिगामेंट्स कंप्लीटली कट हो जाएं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है उससे वो रिपेयर ना हो, सीवियर इंस्टेबिलिटी हो जाए, यानी जॉइंट जो है वो लूज हो जाए, मूवमेंट और डेली एक्टिविटी अफेक्ट हो। इसके अलावा है फेलियर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, अगर वीक्स, मंथ गुजर चुके हैं राइस, फिजियोथेरेपी और ड्रग के बाद भी रिकवरी ना हो, ऐसी सूरतों में जो है वो सर्जरी रिकमेंड की जाती है। इसका प्रोसीजर्स क्या है, सबसे पहले टेंडन जो है उसको रिपेयर किया जाता है, यानी उसके जो फंक्शन और उसकी मूवमेंट है उसको वापस लाते हैं। इसके अलावा लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन होती है। लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है कि जो लिगामेंट कम्प्लीटली टर्न हो चुके हैं वो रिप्लेस या फिर रिकंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है आर्थ्रोस्कोपी।
आर्थ्रोस्कोपी का मतलब है कि स्मॉल इंसिजन से कैमरा और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज़ करके जॉइंट को रिपेयर किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट है। तो उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो सर्जरी के बाद प्रॉपर केयर जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हीलिंग फास्ट हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो और जो फंक्शन है वो रिस्टोर हो सकें। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन जो है इसमें क्या कह रहे हैं कि जो इंजर्ड जॉइंट है या टेंडेंस है उसको स्टेबलाइज और प्रोटेक्ट करना। स्प्लिंट, कास्ट या ब्रेस्ट जो है उसको यूज़ करते हैं और इसका जो ड्यूरेशन है वो सर्जन ही डिसाइड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट यानी दर्द को कंट्रोल करना। सर्जरी के बाद जो पेन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे पास रिहेबिलिटेशन है यानी फिजियोथेरेपी, जिससे हम दोबारा से उसकी मूवमेंट को बहाल करते हैं। इसका जो फंक्शन है वो ये है कि रेंज ऑफ मोशन को रिस्टोर करना, मसल स्ट्रेंथ जो है उसको बिल्ड करना, जॉइंट फंक्शन नॉर्मल करना। तो इसकी कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस हैं जिनकी एग्जांपल जैसे है कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू ट्रॉमा, इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी, रिस्क फॉर इम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, रिस्क फॉर इन्फेक्शन यानी पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद। तो ये कुछ इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस हैं। उसके अलावा अगर हम नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले हम पेन की बात करें तो पेन को मैनेज करने के लिए क्या है, असिस्ट पेन रेगुलरली, यानी जो पेन है उसको पेन स्केल से देखेंगे, 0 to 10 स्केल यूज़ करेंगे और उसके अलावा डॉक्यूमेंट करेंगे कि पेन की इंटेंसिटी क्या है, लोकेशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है। उसके अलावा एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, यानी जो एनाल्जेसिक है एनसेड, पैरासीटामोल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर वो प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके अलावा अप्लाई आइस पैक। आइस पैक जो है 15 to 20 मिनट 2 to 3 टाइम डेली इसको आइस पैक अप्लाई करेंगे। आइस को डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए बल्कि किसी टॉवल के अंदर डालकर उसको स्किन के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा जो है हम एलिवेट अफेक्टेड लिम्स, यानी जो पेशेंट का अफेक्टेड लिम होगा उसको एलिवेट करेंगे, हार्ट लेवल के ऊपर रखेंगे, जिससे स्वेलिंग जो है और पेन दोनों चीज़ें कम होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर मोबिलिटी यानी मूवमेंट के लिए अगर हम बात करें तो नर्सिंग इंटरवेंशन है, यानी उसकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज है उनको असिस्ट करना। इनकरेज ग्रेजुअल एम्बुलेशन, यानी इसमें हम बता रहे हैं कि पेन और स्वेलिंग जो है उसको कंट्रोल होने के बाद जो वॉकर है या कर्चेज है उसकी अगर ज़रूरत है तो उसको इनकरेज करना। और उसके अलावा है प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइसेस, यानी स्प्लिंट है, ब्रेस है, उसका यूज़ करना सेफ्टी और सपोर्ट के लिए। इसके बाद है मॉनिटरिंग जो है, मॉनिटरिंग के अंदर हम क्या करेंगे, सर्कुलेशन को चेक करेंगे। सर्कुलेशन के अंदर के स्किन का कलर, टेम्परेचर, कैपिलरी रिफिल जो हैं वो किस तरीके से हैं। उसके अलावा स्वेलिंग जो है उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि डेली मेजर करेंगे, आइस और एलिवेशन इफ़ेक्टिवनेस हो रही है नहीं उसको चेक करेंगे। मॉनिटर वाइटल साइन, वाइटल साइन को जैसे कि फ़ीवर है, इन्फेक्शन का कोई साइन तो नहीं है, पल्स, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन, ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है उसको चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट आती है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या बता रहे हैं, मेंटेन प्रॉपर लिम अलाइनमेंट, यानी जो इंजर्ड लिम है उसको करेक्ट पोजीशन में रखें। स्प्लिंट या पिलो सपोर्ट का यूज़ करें और जो डिफॉर्मिटी है उससे प्रिवेंट करना। पेशेंट को जो है वो एजुकेट करना है राइस मेथड के बारे में, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि राइस जो है अरेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन का मेथड सिखाना। इनकरेज एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रोटीन फॉर हीलिंग, प्रोटीन रिच डाइट जो है मसल्स और टिश्यू को रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइटामिन्स, मिनरल्स ये जो हैं हीलिंग और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। हाइड्रेशन को मेंटेन करना, पेशेंट को इन सारी चीज़ों के बारे में इनकरेज करना है। उसके अलावा टीच होम केयर एंड प्रिवेंशन, यानी जो एक ग्रेजुअल रिटर्न टू एक्टिविटी यानी प्रॉपर एक्सरसाइज का बताना। ओवर यूजेस और सडन मूवमेंट से अवॉइड करवाना। सेफ्टी मेजर्स एट होम, यानी नॉन स्लिपरी मेट हों, प्रॉपर फुटवेयर हों। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट को टीच करना कि एट होम जो है वो किस तरीके से प्रिवेंशन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है कि क्रॉनिक पेन रहेगा। के अलावा रिकरेंट इंजरी, दोबारा से इंजरी हो सकती है। अगर मसल्स और लिगामेंट वहाँ पर वीक हैं या पुअर रिहेबिलिटेशन है तो दोबारा से वो इंजरी सेम साइट पर हो सकती है।
जॉइंट इंस्टेबिलिटी हो सकती है, यानी लिगामेंट्स जो है डैमेज हैं और इनकम्प्लीट हीलिंग है, या फिर पोस्ट सर्जरी है वो स्लोली रिकवरी की तरफ है, तो जिसकी वजह से जॉइंट इंस्टेबल होंगे, यानी वो लूज़ होंगे वॉकिंग के अंदर। उसके अलावा जो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम यानी सीवियर स्वेलिंग होगी मसल्स के अंदर, मसल्स कंपार्टमेंट्स के अंदर, और जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। और इन्फेक्शन हो सकता है पोस्ट सर्जरी, यानी सर्जरी के बाद अगर वहाँ पर इंसिजन साइट कंटामिनेशन हुई है, पुअर वुंड केयर है, या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये कुछ इसकी कॉम्प्लिकेशन है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की। उसके अलावा हम प्रिवेंशन की बात करें कि किस तरीके से इन कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से बचने के लिए कुछ सिंपल मेजर्स जो हैं वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम बता रहे हैं कि प्रॉपर वार्म अप होना, यानी एक्सरसाइज या सपोर्ट से पहले मसल्स और जॉइंट को प्रिपेयर करना, 5 से 10 मिनट लाइट स्ट्रेचिंग और मूवमेंट करना, जो क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है सडन मसल स्टेयर और स्ट्रेंथ से। उसके अलावा हमारे पास है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर हमें क्या बता रहे हैं कि मसल्स और लिगामेंट जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। स्ट्रॉन्ग मसल जो हैं वो जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है करेक्ट टेक्निक में स्पोर्ट्स या वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर टेक्निक से यूज़ करें। यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली मैनेजमेंट से जो कॉम्प्लिकेशन और क्रॉनिक पेन जो है वो प्रिवेंट होता है।